अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने पिछले चैप्टर में चार्जेस को रेस्ट में स्टडी किया और उनकी एप्लीकेशन देखी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की यही सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी या डील विद द चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है। तो सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, वो एटम जो है ओवरऑल न्यूट्रल होता है। उसके पास जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इतनी कोई वीक नहीं होती कि आप आसानी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एटम में से रिमूव कर दें और उसको आयन में जो है ना कन्वर्ट कर दें। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे कि मेटल है, उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वो टाइटली बाउंड नहीं होते एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते। वो विद इन कंडक्टर जो है वो रैंडमली मूव कर लेते हैं, यानी वो अपना एटम लीव कर देते हैं, आगे चले जाते हैं। फिर और यानी कि रैंडम मोशन वो अपनी कंटिन्यू रखते हैं जब तक उनको एनवायरनमेंट से जो एनर्जी मिलती रहती है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो रैंडमली मूव कर सकते हैं विद इन द कंडक्टर, जैसा कि गैस मॉलिक्यूल्स करते हैं कंटेनर के अंदर फिल करने के बाद। तो उसकी रीज़न ये है कि जो मेटल्स हैं उनके एटम के साइज़ बड़े हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड नहीं है, टाइटली हेल्ड नहीं है विद द न्यूक्लियस। इस वजह से वो फ्रीली मूव कर लेते हैं। एक्सटर्नली अगर फील्ड अप्लाई की जाए तो वो उस फील्ड के रिस्पॉन्ड में जो है ना मूव करते हैं, उसे हम फिर इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो हम बात करते हैं फिर उसको डिफरेंट जो चार्ज कैरियर हैं डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। कोई भी कंडक्टर है, उसकी जितनी भी लेंथ हो, उसके किसी एक स्पेसिफिक एरिया से गुजरने वाले जो चार्जेस हैं उनको आप पर यूनिट टाइम पे काउंट करेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। तो आई से डिनोट करते हैं। सपोज क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम टी, तो ये फार्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और इसका जो यूनिट होगा ऐसे यूनिट वो एम्पेयर होगा। कैसे? चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड जो है वो एम्पेयर के बराबर होगा। ठीक है जी। तो एम्पेयर जो है उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा तो एक करंट जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। इसको डिफाइन करते हैं एम्पेयर को। व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन at the rate of 1 coulomb per second, then current is said to be 1 एम्पेयर। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जब एक कूलम एक सेकंड में फ्लो करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया से गुजरेगा, तो हम कहेंगे करंट 1 एम्पेयर है। अब बात कर रहे हैं चार्ज कैरियर की। मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हैं कि आइटम के जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड नहीं है, विद इन कंडक्टर वो मूव करते हैं। तो जब आप बैटरी की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, फील्ड जनरेट हो जाता है वायर के अंदर हर पॉइंट पे, तो उस फील्ड की वजह से चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है, जो आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ी भी थी, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, इस फोर्स के रिस्पॉन्ड में वो सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो अब आप कोई सोर्स लेके आते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसके रिजल्ट में करंट आता है। अब हम चार्ज कैरियर की पहले बात कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन चार्ज कैरियर में सबसे पहले तो मैंने बताया आपको मेटल्स का। तो मेटल के बारे में अपने याद रखना है कि जो मेटल्स हैं उनके पास चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि मेटल्स के अंदर से अगर करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिक करंट अगर कंडक्ट करता है, तो उसकी रीज़न फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी चीज़, जो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं,
यानी कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जिनमें से करंट पास कर लेता है और वो अपने आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो विद इन सोल्यूशन जो करंट पास करता है वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से करता है। पॉजिटिव आयन जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, नेगेटिव आयन जो होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, तो दोनों की वजह से करंट होगा। और अगर गैसेस की बात करते हैं, गैसेस ओवरऑल न्यूट्रल होती हैं, लेकिन जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाता है वो आयोनाइज हो जाती हैं। यानी आयोनाइज मतलब अपना एटम लूज कर देंगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी। यानी ये ऑर्बिट में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, पीछे ये रह जाएगा पॉजिटिव आयन। तो वो पॉजिटिव आयन पहले ही रैंडम मोशन कर रहा है एटम, तो अब ये पॉजिटिव आयन भी रैंडम मोशन करेगा। विद इन गैस जो है वो अगर करंट फ्लो करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन की वजह से करता है, जैसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। फिर तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन इन गैस के लिए। तो ये याद रखनी है बातें, एमसीक्यूज के लिए आती हैं। उसके बाद है कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो समटाइम करंट को कंडक्ट करवा देते हैं और समटाइम नहीं करवाते, यानी समटाइम वो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स होते हैं। होल जो है वो रोल प्ले करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह, इलेक्ट्रॉन को रास्ता देते हैं वो एक तरह से फ्लो करने का। तो ये बातें याद रखनी है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी सोल्यूशन है, उसमें से अगर करंट पास करेगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आइंस की वजह से ही करेगा विद इन सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो अपने आइंस में डिजॉल्व हो जाता है तो जब उसमें से करंट पास करता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं तो उसका एटम आयनाइज हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाने के लिए, और पॉजिटिव आयन भी मूव करता है अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल की तरफ। तो आयंस, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए। सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है। अब हम देखते हैं कि एक सोर्स की मदद से हम करंट कैसे फ्लो करवाते हैं। देखें जी, अब बैटरी जो है वो करंट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इनके सेपरेट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो अगर आप एक कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो कर सकेगा, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। अब बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी होती है उसके पास और वो चेंज करती है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस में। यानी चार्ज जब कंडक्ट करता है तो अपनी वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देती है चार्जेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती चली जाती है चार्जेस की, जब वो सर्किट में मूव करते हैं अपनी एनर्जी लॉस करते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो आपने डिवाइस लगाई होगी उसकी वजह से हीट या लाइट या कोई और मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस कन्वर्ट करते हैं। तो जो एनर्जी चेंजेस हैं वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो जो सोर्स है उस पे उसके पास एनर्जी कितनी है इस पे भी डिपेंड करती है। तो चार्ज कैरियर यूज़ नहीं होते, यानी चार्ज यूज़ नहीं होता, चार्ज के पास जो एनर्जी होती है डिवाइस वो ही यूटिलाइज करती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये मतलब है कि एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी या बैटरी कितना प्रोवाइड करेगी एक चार्ज को, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन उसे पर यूनिट चार्ज पे कैलकुलेट किया गया तो हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ देखें ये बैटरी है, उसको आप मतलब उसके अंदर जो भी सोल्यूशन था आपने एसिड यूज़ किया और दोनों जो उसकी प्लेट्स हैं उसके दरमियान रिएक्शन हुआ जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हुए और उसके टर्मिनल क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया, आपने एक बल्ब उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब करंट इसमें फ्लो करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेंगे और यहाँ से बल्ब में से गुजरेंगे और बल्ब जो है वो ग्रो करने लगेगा और यहाँ आएंगे। यहाँ के फिर वो बैटरी से अपनी एनर्जी लेंगे, केमिकल जो एनर्जी उसके पास मौजूद है वो एनर्जी गेन करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेने के बाद वो यहाँ सर्किट में यहाँ डिसिपेट करेंगे। यहाँ डिसिपेट किस फॉर्म में करेंगे? लाइट और हीट की फॉर्म में करेंगे और वापस यहाँ आएंगे फिर। तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा जब तक बैटरी के दोनों टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस
मौजूद रहेगा। यानी बैटरी के पास केमिकल एनर्जी रहेगी तो वो बैटरी चार्जेस को प्रोवाइड करती रहेगी और चार्जेस मूव करते रहेंगे फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ठीक है जी। तो ये जो है ना वो करंट के फ्लो की वजह बनती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है। अब सिंपली ये है कि जैसे वाटर फ्लो करता है उसमें तो आपने देखा होगा वाटर टैंक से, यानी जो वाटर टैंक को हाई एनर्जी हाई लेवल पे हमने स्टोर किया होता है, वाटर टैंक हाई लेवल पे रखा जाता है, वहाँ जो पानी स्टोर किया जाता है उसके पास एनर्जी है, नीचे टैप खोलते हैं तो पानी नीचे आ जाता है, वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पे भी चार्जेस वही कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन देते हैं तो यही होगा। कन्वेंशनल मीन के रवायत के मुताबिक जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ली जाती है। वो कल पूरा टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वायर्स यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बल्ब को, ये वाली वायर ना लगाएं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके लिए रिटर्न पाथ चाहिए होता है, यानी यहाँ से चार्जेस गए, उस बल्ब में से गुजरने के बाद वो वापस आएंगे। अगर ये वापसी वाला रास्ता आप नहीं देंगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। पानी वाला जो फ्लो है उसका हिसाब ज़रा डिफरेंट है। आपकी बुक में साइड बॉक्स में बताया हुआ है वो कि करंट के लिए रिटर्निंग पाथ चाहिए होता है। चार्जेस को उस डिवाइस में से गुजर के वापस आना है सोर्स के अंदर, फिर एनर्जी गेन करती है और फिर जाना है। लेकिन फ्लो ऑफ वाटर में ऐसा नहीं होता। वो जो पानी आप टैप खोलते हैं नीचे आता है, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, वो आगे चला जाता है और फिर नया वाटर यूज़ करते हैं। तो एक तरह से सिमिलरिटी है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाती है चार्जेस भी और वाटर भी। लेकिन चार्जेस के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि रिटर्निंग पाथ होना चाहिए, और चार्जेस कंज्यूम नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए रिटर्निंग पाथ ज़रूरी है। अब साथ ही एग्जांपल है 14.1, वो देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आई भी हुई है। इफ़ 0.5 कूलम चार्ज passes through a wire in 10 seconds, then what will be the value of the current flowing through the wire? चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 0.5 कूलम, और दूसरा टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकेंड। तो आप बताएं कि करंट कितना होगा। देखिए इसमें अभी भी जो आपने फार्मूला पढ़ा वही यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पर Q की वैल्यू उसने 0.5 दी है और टाइम की वैल्यू 10 दे दी है। डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 0.05 एम्पेयर। इसको आप और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट यहाँ मूव करवाएं, 1 2 डिजिट्स मूव करवा दिए और तीसरा करा दें, 0 लगा दें, तो 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻³ को आप मिली बोल सकते हैं, तो मिली एम्पेयर। एम्पेयर बड़ा यूनिट होता है, हम मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर भी यूज़ करते हैं। तो ये पहला लेक्चर इसमें कॉन्सेप्ट था, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट और फिर करंट को मेजर कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।